स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमर्स। और इस पॉलीमर्स में अगर हम लोग देखें तो कोई होम एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता ही है। तो ये चूंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम लोग केयरफुली हर बात को सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि पॉलीमर है क्या। Polymers are the substances of high molecular mass formed by the combination of large number of smaller molecule known as monomer of repeating unit. The conversion process monomer to polymer is known as polymerization. कहने का मतलब ये है कि मोनोमर ढेर सारे आपस में मिल करके ही पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बिल्डिंग अगर को देखें कि बिल्डिंग कैसे बना होगा, तो बिल्डिंग को अगर हम पॉलीमर मान लें तो वो बना कैसे होगा, ढेर सारे ब्रिक्स को जोड़ करके। तो जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, एक ईंटा उस बिल्डिंग का क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट होगा। ऐसे ही पॉलीमर को अगर हम लोग देखें, जो भी पॉलीमर बना होगा वो मोनोमर के बार बार जुड़ने से मिलकर पॉलीमर बना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि एथिलीन है और एथिलीन को हम मोनोमर कह रहे हैं, और यही एथिलीन आपस में जुड़ करके क्या बना दे रहा है, पॉलीमर बन जा रहा है। और कैसे बन रहा है वो तो हम लोग मैकेनिज्म आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका एथिलीन है, उसमें सबसे पहले हम लोग एसिड मिला देंगे। एसिड जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा जब, तो ये कार्बोकेटायन किसी दूसरे एथिलीन को क्या करेगा, उस पर अटैक कर देगा। जैसे मान लीजिए कि ये बन गया कार्बोकेटायन CH2+। अब एथिलीन का जो अगला मॉलिक्यूल है इस पर अटैक कर रहा है, ये ऐसे टूटेगा और फिर ये इसको दे देगा और बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH2+। ऐसे ही क्या होगा, जैसे यहाँ पर दो एथिलीन आपस में जुड़ करके क्या बना लिया, ये कार्बोकेटायन, ऐसे ही एक दूसरे से एथिलीन जुड़ता चला जाएगा। तो ये जब आगे ढेर सारे जितने भी उस कंटेनर में एथिलीन थे आपस में जब जुड़ जाएंगे तब हम उसको पॉलीमर कहेंगे। और जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे उसको हम बोलेंगे मोनोमर। तो मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाएगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कहां से, इसके क्लासिफिकेशन से, कि पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हम लोग देखें। यहां पर हम लोग अगर देखें तो अब यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर पॉलीमर कितने तरह के होंगे। पहला है नेचुरल पॉलीमर या बायोपॉलीमर, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर या बायोपॉलीमर्स। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि नेचुरल पॉलीमर होता क्या है। तो नेचुरल पॉलीमर है क्या चीज, पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर्स। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये जो नेचुरल पॉलीमर है वो है क्या चीज, भाई देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, वो भी सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर या बायोपॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का मतलब वो पॉलीमर जो किससे मिले, प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन हो, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। आने के पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या, नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में कौन हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं और एनिमल हो सकते हैं। अगर हम उससे पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर।
अब उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, तो नेचुरल ही चीजें कुछ होंगे, है कि नहीं। तो देखा जाए इसके एग्जाम्पल्स, अब हम लोग देखें, ये इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, नेचुरल पॉलीमर्स का। कौन कौन सा है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है, सिल्क है, नेचुरल रबर, पॉलीसैकेराइड्स, सेलुलोज, स्टार्च एक्सेट्रा। ये सब आपके कौन से हैं, नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, जो नेचुरल सोर्स इनके हैं। जो नेचुरल सोर्स होगा वही तो नेचुरल पॉलीमर होगा। आगे हम लोग सेकंड देखते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो आगे देखा जाए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देखें हम लोग, अब यहां पर सेकंड हम लोग देख रहे हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या हो गया कि व्हेन सम सुटेबल नेचुरल पॉलीमर्स आर मॉडिफाइड केमिकली फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर पॉलीमर में कुछ केमिकल मिला दें, भाई जैसा आपको जरूरत है, हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, कैसा चाहिए, उसके अनुसार अगर हम उस पॉलीमर में, नेचुरल पॉलीमर में अगर कुछ केमिकल मिला दें, तब वो जो पॉलीमर बनेगा उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर। अब आप इसके एग्जाम्पल्स देखें कि क्या हो सकता है, जैसे सेलुलोज, एसीटेट। तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स यहां पर अगर हम लोग देखें कि इसके जो है कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे सेमी सिंथेटिक के, तो होंगे सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज जैंथेट, वल्कनाइज्ड रबर। ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगला पॉलीमर क्या होगा, तो अगला है सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड हम लोग लेते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर अब यहां पर अगर हम लोग देखें सिंथेटिक पॉलीमर्स, इसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर भी कहते हैं, इस बात को ध्यान दें। तो ये पॉलीमर है क्या चीज। अब यहां पर अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन पॉलीमर बना रहा है, अगर वो लैब में कोई पॉलीमर बना लेता है, तो उस पॉलीमर को हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। इसको मैन मेड पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर विच इज सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी इज नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर। अगर लैब में इसको बना दिया जाए तो ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर होगा। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, नाइलॉन, ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, है ना। तो एग्जाम्पल्स हम लोग देखें, एग्जाम्पल्स इटीसी। अब यहां पर अगर हम लोग देखें इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो नाइलॉन, ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, है ना, नियोप्रेन, रबर, टेरिलीन, सेरान, ये सब किसके एग्जाम्पल्स होंगे, सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल्स होंगे। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये सब क्या है, इन सभी के हम मोनोमर आपको आगे बताएंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन में ये सब हम बता देंगे। तो अभी केवल नाम याद रखें, फिर इसके मोनोमर भी हम बताएंगे, ठीक है, जैसे सेरान क्या है, टेरिलीन क्या है, ये सब हम लोग आगे डिटेल देखेंगे। क्लियर। तो हम लोग पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग देख रहे हैं, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पर ये तीन तरह के पॉलीमर आपने देखा, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये तीन तरह के हो गए। अब हम लोग सेकंड लेते हैं बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर पॉलीमर कितने तरह के होंगे, तो जरा देखा जाए। अब यहां पर हम लोग ले रहे हैं सेकंड, इलास्टोमर्स।
in this अब हम लोग यहां पर अगर देखें इसको, हम लोग सेकंड देख रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर पॉलीमर कितने तरह के होंगे, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे। और इसमें से फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स का मतलब यहां पर क्या होगा, इन दिस पॉलीमर पॉलीमेरिक चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। इट इज सॉफ्ट, एमॉर्फस, सफिशिएंट इलास्टिक। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वल्कनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर। तो इसका मतलब यह हो गया कि पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में अगर वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाएगा तो उस पॉलीमर को हम लोग बोलेंगे इलास्टोमर। मतलब यहां पर ध्यान देना है कि पहले टाइप है आपका इलास्टोमर्स, तो पॉलीमेरिक चेन के बीच में अगर वैन डर वाल्स फोर्स है तो उस पॉलीमर को हम लोग बोलेंगे इलास्टोमर्स। अब हम लोग आगे लेते हैं सेकेंड, फाइबर्स। सेकेंड है हम लोगों का फाइबर्स। फाइबर्स दे आर यहां पर अगर हम लोग देखें फाइबर्स, सेकेंड है हम लोगों का फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या है, दे आर लीनियर पॉलीमर इन विच पॉलीमेरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेकेंडरी फोर्सेस सच एज वैन डर वाल्स फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा। अगर इन सभी टाइप के ये सारे अगर फोर्स जिस पॉलीमेरिक चेन्स में होंगे वो आपके क्या होंगे, फाइबर्स होंगे। क्लियर। तो फाइबर्स का मतलब पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में अगर सभी टाइप के फोर्स, जैसे वैन डर वाल्स हो गया, मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, अगर ये सारे फोर्स उस पॉलीमेरिक चेन्स में अगर पाए जा रहे हैं, अगर इस पॉलीमेरिक चेन्स अगर इन फोर्सेस के द्वारा अगर बॉन्डेड हैं तो वो सब आपके फाइबर्स होंगे। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जरा देखें एग्जांपल्स, नाइलॉन 6/6, नाइलॉन, टेरलिन, ऑर्लॉन एक्सेट्रा। अब हम लोग अगला देखते हैं थर्ड, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्ड हम लोग देखें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक they are मोल्डिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं तीसरा, थर्ड, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में अगर हम लोग देखें कि पहले तो ये समझे कि है क्या चीज, तो दे आर linear polymer in which polymeric chains are held together by forces, कहने का मतलब which are, देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो है क्या चीज उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो पॉलीमर होगा वो वीक फोर्स के द्वारा क्या होगा, बॉन्डेड होगा, ठीक है। लेकिन वो जो फोर्स होगा वो इंटरमीडिएट, कहने का मतलब यहां पर यह है कि इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच का ये फोर्स होगा। कहने का मतलब वैन डर वाल्स से ज्यादा स्ट्रांग और हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा वीक, अगर ऐसा फोर्स किसी भी पॉलीमेरिक चेन्स में है तो वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होगा। दे आर लीनियर पॉलीमर इन विच पॉलीमेरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस which is stronger than van der Waals forces, weaker than hydrogen bond. Clear? तो अगर इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है ये फोर्स तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। और यहां पर अगर हम लोग देखें कि एग्जांपल्स क्या होंगे, तो एग्जांपल्स होगा पॉलीस्टायरीन, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट एक्सेट्रा। ये होंगे कैसे, दे आर सॉलिड इन नेचर and heating converts into soft material and semi solid and cooling remain their original state. एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जैसे टॉय। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये मोल्डिंग प्रॉपर्टी रख सकता है, ये
जो पॉलीमर्स है ये टॉय बनाने के काम आ सकता है, और इसके ढेर सारे एग्जांपल्स आपने ये देखा कि पॉलीस्टायरीन, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, ये सब इसके क्या होंगे, एग्जांपल्स होंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में आपको यह ध्यान देना है कि पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में फोर्स क्या हो, वांडरवाल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग हो, और हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक फोर्स अगर किसी भी पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में है तो वो हमेशा आपका क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ, द पॉलीमर्स रेजिन। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं फोर्थ, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स या रेजिन्स है क्या। ये जो पॉलीमर्स है, अगर हम लोग यहां पर देखें, ये पॉलीमेरिक चेन्स के बीच अगर क्रॉस लिंकिंग चेन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर या रेजिन। मतलब दे आर हाईली क्रॉस लिंक्ड, हार्ड, इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल पॉलीमर्स। मतलब द पॉलीमर्स दैट बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग एंड फर्दर पॉलीमराइजेशन आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स या रेजिन। आप ये देख रहे हैं। अब यहां पर अगर हम लोग ये बात करें तो जो यहां पर पॉलीमेरिक चेन्स होंगे, यहां पर वो हाईली क्रॉस लिंक्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि यहां पर जैसे कुछ मिला दिया गया, सल्फर वगैरह मिला दिया जाए, तो ये पॉलीमेरिक चेन के बीच में क्या है, एक दूसरे से जुड़ गए। ये चैन दूसरे क्या हो गया, सल्फर से जुड़ गया। इस तरह का क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा, जिसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर या रेजिन। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे जरा हम लोग समझें। पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है क्या चीज। दे आर हाईली क्रॉस लिंक्ड, हार्ड, इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल पॉलीमर्स को थर्मोसेटिंग पॉलीमर या रेजिन कहेंगे। इसके एग्जांपल्स होंगे बैकेलाइट, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एल्काइड रेजिन एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल्स होंगे। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसके एग्जांपल्स ये सारे दिए गए हैं। ये हम लोगों को याद होना चाहिए, ये पॉइंट इसके लिए जरूर याद रखें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। ये तो हो गया सेकेंड हम लोगों का बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हम लोग 4 तरह का देखे, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसमें आपने क्या देखा कि इसमें जो है कि सबसे वीक फोर्स पाया जा रहा है वांडरवाल्स अगर पॉलीमेरिक चेन के बीच में, तो इलास्टोमर्स, फाइबर्स का मतलब सभी तरह का, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का मतलब आपने देखा कि इंटरमीडिएट टाइप्स के जो हैं, यानी वांडरवाल से ज्यादा और हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा सा क्या हो, वीक हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होंगे। और ये थर्मोसेटिंग का मतलब है हाईली क्रॉस लिंक्ड, हार्ड, इनफ्यूजिबल रेजिन, जो इनफ्यूजिबल इनसॉल्युबल पॉलीमर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब हम लोग अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे, और वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी अब ये 2 हो चुके हैं, अब तीसरा हम लोग बेसिस लेंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर। ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमर, होमोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स हम लोग अगर देखें, होमोपॉलीमर्स है क्या चीज, मतलब जो ये पॉलीमर बन रहा है अगर सेम टाइप के मोनोमर से अगर बने तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, होमो मीन्स होता ही है सेम,
जब ढेर सारे मोनोमर्स हों, ढेर सारे का मतलब एक टाइप के हों, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसका हम N नंबर में ले लेते हैं और इसका करा देते हैं पॉलीमराइजेशन, और इसका जब हम पॉलीमराइजेशन अगर हम लोग कराएंगे तो ये बनेगा पॉलीमर, और उस पॉलीमर का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होगा, CH2 का होल ट्वाइस, यानी इसको हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन, जिसको आप बोलते हैं पॉलीमर। क्लियर। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसको बोल रहे हैं क्या, इथाइलिन, जिसको आईपीएससी सिस्टम में आप एथीन कहते हैं। तो ये आपका क्या है, मोनोमर है, मोनोमर। ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ढेर सारे इथाइलिन, मतलब इथाइलिन ढेर सारे इथाइलिन जब आपस में मिल रहे हैं तो आपका पॉलीएथिलीन बन रहा है, मीन्स ये आपका कंपाउंड बन रहा है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीएथिलीन। तो पॉलीएथिलीन में क्या है, मोनोमर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का, और वो भी है इथाइलिन। तो इथाइलिन से ही, यानी कि ये मोनोमर है, इसी इथाइलिन मोनोमर से आपका ये पॉलीमर बन रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि होमोपॉलीमर उसे कहेंगे जो एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बना होगा। अब हम ढेर सारे एग्जांपल्स लिख रहे हैं, उन एग्जांपल्स को आप लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग में सेट करिएगा, बैठाइएगा कि कौन कौन से हैं जो होमोमर हैं, मतलब होमोपॉलीमर हैं। तो हम उसके क्या लिखेंगे, पॉलीमर भी लिखेंगे, और उसको आगे डैश करके हम उसका मोनोमर भी लिखेंगे। ये अपने दिमाग में बैठाइएगा। तो आगे हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखें, एग्जांपल्स देखें हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं क्या, स्टार्च, और स्टार्च का जो मोनोमर होता है वो होता है ग्लूकोज। तो स्टार्च, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। अब हम लोग देखें यहां पर, तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल है। अभी और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल पूरा हम लोग देखेंगे। और यही एग्जाम्पल तो आप लोगों को याद रखना है, जो मैक्सिमम एग्जामों में, चाहे वो होम एग्जाम हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन का हो, मैक्सिमम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इस पॉलीमर का मोनोमर क्या है, ये मोनोमर से पॉलीमर क्या होगा। ठीक है। तो पहला हम लोग होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि स्टार्च है। ठीक, ये स्टार्च है, स्टार्च का जो मोनोमर है वो क्या है, ग्लूकोज। ठीक। अब दूसरा है सेलुलोज, और सेलुलोज का मोनोमर क्या है, वो भी ग्लूकोज होता है। और तीसरा है डेक्स्ट्रिन, और डेक्स्ट्रिन का भी आपका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज होता है। आगे है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, या हम शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, LDPE। LDPE का जो मोनोमर होगा वो होगा एथीन या इथाइलिन। क्लियर। तो आगे हम लोग अगर देखें कि ये जो LDP है या LDPE है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, एक्चुअल में ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर O2 के प्रेजेंस में ये बनाया जाता है। और आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, पांचवा हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या HDPE, इसका भी मोनोमर आपका क्या होगा, एथिलीन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यही होगा, इथाइलिन ही मोनोमर होगा। और ये जिंगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनाया जाता है।
मोनोमर से पॉलीमर, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। और आगे है छठा है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन आपका क्या होगा, ये होगा, इसका मोनोमर होता है प्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन का मोनोमर क्या है, प्रोपाइलिन। और नेक्स्ट है पॉली आइसोब्यूटाइलिन का जो मोनोमर होता है ये होता है आइसोब्यूटाइलिन। क्लियर? ये आप लोगों का क्या हो गया, जिसको आप देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, मोनोमर है किसका, पॉली आइसोब्यूटाइलिन का। क्लियर? अब आगे हम लोग 8वां एग्जाम्पल लेते हैं, जरा देखें 8वां एग्जाम्पल क्या होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट। अब आगे हम लोग देखें, ये एग्जाम्पल हम लोगों का हो गया। जैसे इधर हम लोग देखें कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, किसके, होमोपॉलीमर के। तो हम लोग 8वां एग्जाम्पल देख रहे हैं कि होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप बोल रहे हैं पीवीसी। पीवीसी यानी कि उसका जो मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जिसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। आगे है 9वां, अगर हम लोग देखें 9th एग्जाम्पल, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PTFE। ठीक है, या इसको टेफ्लॉन भी आप कहते हैं। यहां पर इसका मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2 यानी टेट्राफ्लोरोएथीन। ये इसका क्या है, मोनोमर है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। आगे है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको आप शॉर्ट में पान या PAN या ऑरलॉन, जो अभी पिछले हम लोग देख रहे थे तो वहां एग्जाम्पल ऑरलॉन का आया था, या एक्राइलॉन कहते हैं। इसका जो मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल होता है। एक्राइलोनाइट्राइल, इसका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल। आगे है पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरोन, इसको कहते हैं, और इसका जो मोनोमर है वो स्टाइरीन है, ये ठीक है, स्टाइरीन। आगे है पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट का जो मोनोमर होता है विनाइल एसीटेट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये है विनाइल, ये है एसीटेट, मिला करके हम कहेंगे विनाइल एसीटेट। तो ये इसका क्या हो गया, मोनोमर है, और ये पॉलीमर है विनाइल। पॉलीविनाइल एसीटेट का मोनोमर विनाइल एसीटेट। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल याद हो गया। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं होमोपॉलीमर के। तो जरा आगे हम लोग देखें और एग्जाम्पल इसके। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीआइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, पॉलीब्यूटाडाइईन, यहां पर देखें, यहां पर हम लोग देख रहे हैं अगला एग्जाम्पल उसी का। हम लोग कई एग्जाम्पल देख चुके हैं किसका, होमोपॉलीमर का। तो होमोपॉलीमर्स जो होंगे, ठीक है, अब उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग बहुत ढेर सारा देख रहे हैं, लेकिन देखना जरूरी है क्योंकि हम लोग लो से लेकर के हाई तक जाते हैं, मतलब फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज की बात करते हैं। तो कंप्लीट नॉलेज में पूरा हम लोग देखें, है ना, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम ये इतना आश्वस्त रहें हम लोग कि कोई क्वेश्चन हम लोगों का छूटेगा नहीं। मतलब अगर इतना हम लोगों को क्लियर है तो कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है, सब इसमें से रहेगा, है ना। तो आगे हम लोग देखें, जैसे यहां पर है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट,
या इसी को बोलते हैं PMAA या लूसाइट या पेरी प्लेक्सीग्लास या परस्पेक्स, ये इसका नाम है। तो इसका जो मोनोमर है, इसका जो मोनोमर है वो ये है, जिसको बोलते हैं मिथाइल मेथाक्राइलेट। मिथाइल मेथाक्राइलेट पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट का क्या है, मोनोमर है। आगे है पॉली आइसोप्रीन, जिसको आप बोलते हैं नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर को हम उसके मोनोमर को आइसोप्रीन कहते हैं। आइसोप्रीन का ये एग्जांपल आप लोग देख रहे होंगे, ये ठीक है। अब आगे है पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन। नियोप्रीन का ये एग्जांपल है जिसको क्लोरोप्रीन कहते हैं। ये है आपका पॉलीक्लोरोप्रीन का एक मोनोमर। अब आगे है पॉलीब्यूटाडाइन, जिसको आप बूना रबर कहते हैं, उसका मोनोमर ये है ब्यूटा 1,3 डाइइन। क्लियर। तो ये सारा एग्जांपल हम लोगों का किसका है, होमोपॉलीमर का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किसमें, अब ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखेंगे कोपॉलीमर। कोपॉलीमर्स, पॉलीमर which is polymers। अब यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि कोपॉलीमर्स क्या है, कि पॉलीमर which is formed by more than one type of monomer is known as कोपॉलीमर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉलीमर बनेगा, इसमें मोनोमर जो इन्वॉल्व होंगे वो एक से अधिक टाइप के होंगे। जब एक से अधिक टाइप के मोनोमर आपस में मिल करके अगर पॉलीमर बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोपॉलीमर। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में हमने ले लिया क्या, आपने ले लिया बूना एस, ठीक। तो बूना एस में जो मोनोमर हम लोग यूज करते हैं वो दो डिफरेंट मोनोमर, कौन कौन सा, जैसे ब्यूटा 1,3 डाइइन भी लेते हैं और स्टाइरिन भी लेते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब जाकर के ये पॉलीमर आने की बनेगा, जिसको आप कोपॉलीमर कह रहे हैं। तो अब यहां पर हम जो भी लेंगे मोनोमर, उसमें दो लेंगे और दोनों जो मोनोमर होंगे वो अलग अलग होंगे। तो जरा इनके एग्जांपल्स देखें कि क्या क्या होंगे, इसके ढेर सारे एग्जांपल्स। स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर, ब्यूटाडाइइन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर, नाइलॉन 6,6 मीन। तो अब हम लोग देखें यहां पर, ये इसका है, किसका हम लोग देख रहे हैं, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल, ठीक है। तो कोपॉलीमर के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर अभी 3 देखे हैं, फिर आगे भी हम लोग देखेंगे। तो पहला है स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर, या इसको हम लोग बोलते हैं SBR या बूना एस। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल कोपॉलीमर का। तो यहाँ पर दो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर बनाएंगे। तो देखें यहाँ पर इसका जो बूना एस का जो मोनोमर है वो फर्स्ट है ब्यूटा 1,3 डाइइन और स्टाइरिन, ये दोनों इसके क्या हैं, बूना एस के मोनोमर हैं। आगे है ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर, आने के इसको हम बूना रबर या नाइट्राइल रबर भी कहते हैं। और इसका जो आपका मोनोमर है ये है आपका ब्यूटा 1,3 डाइइन और एक्राइलोनाइट्राइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, ध्यान दें। और यहां पर हम लोग देखें थर्ड नाइलॉन 6,6, और इसका जो मोनोमर होगा वो है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये दोनों मोनोमर आपस में मिल करके नाइलॉन 6,6 बनाएंगे। इसमें 6 कार्बन अगर देखें तो ये फर्स्ट, यहाँ 4 और यहाँ एक और, यानी टोटल इसमें 6 कार्बन है, इसलिए यहाँ 6, और यहाँ भी 6 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर दूसरा 6 दिखाया जाता है, इसलिए इसका नाम नाइलॉन 6,6।
मीन्स मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर? तो ये हो गया किसका, कोपॉलीमर का। ये 3 एग्जाम्पल। और अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें तो 4th एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं विनाइलिडीन क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कोपॉलीमर जिसको आप कहते हैं सेरान। क्लोराइड। तो देखा जाए यहां पर, ये हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया कोपॉलीमर का। तो कोपॉलीमर में आप ढेर सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो अब इसमें 4th एग्जाम्पल की बात कर लें तो 4th एग्जाम्पल में है विनाइलिडीन क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड कोपॉलीमर जिसको आप कहते हैं सेरान। सेरान के 2 अलग अलग मोनोमर हैं। कौन सा पहला है, विनाइलिडीन क्लोराइड, जो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, विनाइल क्लोराइड दूसरा है। तो पहला है विनाइलिडीन क्लोराइड, दूसरा है विनाइल क्लोराइड। ये दोनों के मिलने से सेरान बनता है। क्लियर? आगे है एक्राइलोनाइट्राइल विनाइल क्लोराइड कोपॉलीमर जिसको आप बोलते हैं डाइनेल। अब यहां पर इसके 2 मोनोमर हैं। पहला है एक्राइलोनाइट्राइल और दूसरा है क्या, विनाइल क्लोराइड। तो इन दोनों से मिलता है ये डाइनेल। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, कोपॉलीमर के। और आपने ढेर सारा देख लिया और क्लासिफिकेशन भी देख लिया। 3 तरह से आने के, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर, जो अभी ढेर सारे जो है कि एग्जांपल्स देख रहे थे होमोपॉलीमर में और कोपॉलीमर में। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे हम लोग फिर देखेंगे। लेकिन आप ध्यान से इन वीडियो को 1 बार 2 बार चला करके अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेंगे। और एक बार, हमको तो लगता है एक बार अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे से देख करके अपने माइंड में ये सारी चीज सेट कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।